द मोनिक में खुश आमदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। ये तज्जिया गहरे मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एलाइड बैंक लिमिटेड यानी एबीएल के 2026 की पहली तिमाही के मालियाती नताइज पर। बिल्कुल। और ये नंबर सच में काफी हैरानकुन है। हाँ, यानी एक आम सी मिसाल ले लेते हैं। तसव्वुर करें एक दुकानदार है, उसका सबसे मशहूर प्रोडक्ट सस्ता हो जाए, उसका मुनाफा कम होने लगे और फिर वो अपने पुराने रेगुलर कस्टमर्स को सामान बेचना ही बंद कर दे। तो आमतौर पर ऐसी दुकान तो बंद हो जानी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो दुकानदार दिन के आखिर में अपना गल्ला गिने और उसकी आमदनी पहले से भी ज्यादा निकले, तो आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चल रही है, और एबीएल के केस में बिल्कुल यही हुआ है। सही, क्योंकि आमतौर पर जब इंटरेस्ट रेट्स यानी सूद की शरह कम होती है तो आमदनी गिरनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैंक ने 4 रुपए फी शेयर का शानदार इंटरिम कैश डिविडेंड ऐलान कर दिया। हाँ, जो कि मार्केट की तवक्कात के मुताबिक था। लेकिन इस डिविडेंड के पीछे जो मैकेनिक्स हैं वो किसी थ्रिलर से कम नहीं। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो आमतौर पर बैंक्स के मार्जिन्स कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कर्ज पर मिलने वाला मार्कअप कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एबीएल ने अपनी टॉप लाइन को मजीद फूलते हुए दिखाया है। टॉप लाइन आसान अल्फाज में बताऊं तो किसी भी इदारे की वो कुल आमदनी होती है जिसमें से अभी अखराजात या टैक्सेस नहीं निकाले गए होते। अच्छा, तो उन्होंने इसे मेंटेन कैसे किया? उन्होंने मार्जिन की कमी को वॉल्यूम के इजाफे से काउंटर किया। यानी उन्होंने अपना अर्निंग एसिड वॉल्यूम इस कदर बढ़ा दिया कि रेट गिरने का असर प्रैक्टिकली ज़ाइल हो गया। तो इसका मतलब है उन्होंने धड़ाधड़ नई फैक्ट्रीज को और आम आवाम को बहुत सारी कर्जे दिए होंगे, क्योंकि बैंक का बुनियादी काम तो कर्ज देना ही होता है। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वेट, क्या? तो फिर वॉल्यूम कैसे बढ़ा? एबीएल अपना रुख कारोबारी तबके को कर्ज देने से हटाकर मुकम्मल तौर पर सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मोड़ चुका है। अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करूं तो एडवांसेस यानी जो कर्ज बैंक आम कारोबारी अफराद या अवाम को देता है, उनमें 85 बिलियन रुपए की शदीद कमी आई है। 85 बिलियन? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और वो भी सिर्फ पिछले साल दिसंबर के मुकाबले में। अब उनका पूरा एडवांसेस पोर्टफोलियो गिरकर महज 704 बिलियन रह गया है, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम सतह है। ओह वाओ! तो इसका मतलब है उनका एडीआर काफी गिर गया होगा। बिल्कुल। इनका एडीआर यानी एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो 30% से भी नीचे चला गया है। यानी बैंक अपने डिपॉजिट्स का 30% हिस्सा भी इकोनॉमी को कर्ज नहीं दे रहा। लेकिन एक सेकंड, मुझे याद आ रहा है कि CY 24 के आखिर में जब हम बैंक्स का तज्जिया कर रहे थे तो यही एडवांसेस पोर्टफोलियो 1 ट्रिलियन रुपए क्रॉस कर गया था। मुझे उम्मीद थी आप ये पॉइंट जरूर उठाएंगे। हाँ, क्योंकि वो अचानक उछाल और अब ये 4 साल की सबसे निचली सतह, ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रही। इसके पीछे दरअसल एक बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या आपको याद है, हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी बैंक का एडीआर एक खास सतह से नीचे होगा तो उस पर भारी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि बैंक्स मजबूर होकर प्राइवेट सेक्टर को कर्ज दें। तो टैक्स से बचने के लिए लगभग तमाम बैंक्स ने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर शॉर्ट टर्म लेंडिंग अरेंजमेंट्स की थी। यानी उन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट पर दिसंबर की आखिरी तारीख तक एडवांसेस को ज्यादा दिखाना था। यार, ये तो वैसी बात हो गई कि स्कूल में इंस्पेक्शन आने से रात पहले रजिस्टर पूरे कर लिए जाएं। सही मिसाल दी। जैसे ही साल खत्म हुआ और टैक्स डिपार्टमेंट ने स्नैपशॉट ले लिया, वो आर्जी कर्जे वापस आ गए। हकीकत में प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म सरमाया फराहम करने का उनका कोई इरादा ही नहीं था। ये तो कमाल है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल बनता है, अगर 100 रुपए में से सिर्फ 30 रुपए मार्केट में जा रहे हैं तो बाकी 70 रुपए कहाँ गए? बैंक उनको वॉल्ट्स में तो रख नहीं सकता। और इसका जवाब हमें मिलता है IDR यानी इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो में। एबीएल की सरमायाकारी में तकरीबन 368 बिलियन रुपीस का अजीम इजाफा हुआ है। 368 बिलियन? ये 105 रुपए इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? ये पूरे बैंकिंग मॉडल का सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। देखिए, हुकूमत का बजट डेफिसिट बहुत बड़ा है और उन्हें कर्ज चाहिए। बैंक्स अपने 100 रुपए हुकूमत की सिक्योरिटीज में लगा देते हैं, लेकिन हुकूमत को और पैसा चाहिए।
तो फिर बैंक मजीद पैसा कहाँ से लाता है? बैंक सीधा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे ओएमओज कहते हैं, उसके जरिए पैसा उधार लेता है और फिर वही पैसा वापस हुकूमत को कर्ज दे देता है। अच्छा, तो इस लेवरेज की वजह से उनकी कुल इन्वेस्टमेंट उनके टोटल डिपॉजिट से भी आगे निकल जाती है। बिल्कुल, इसीलिए ये 105% का अजीबोगरीब फिगर नजर आता है। तो प्रैक्टिकली बैंक बस एक हाई लेवल मिडलमैन बन चुका है। आवाम से डिपॉजिट लो, हुकूमत को दो, फिर सेंट्रल बैंक से उधार लो और वो भी हुकूमत को पकड़ा दो। सही कहा। और इस साइकिल में कारोबारी तबका बिल्कुल बाईपास हो गया है। लेकिन इसकी कोई कॉस्ट तो होती होगी। अगर बैंक स्टेट बैंक से इतनी भारी बोरोइंग कर रहा है तो उसे उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता होगा। जरूर, और यही वजह है कि Q1 में उनका मार्कअप एक्सपेंस पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना यानी डबल हो गया है। 2 गुना खर्चा? तो फिर मुनाफा कहाँ से आ रहा है? यही तो एवीएल की असली कामयाबी है। खर्चा जरूर बढ़ा, लेकिन इस वक्त बैंक की कुल मार्कअप आमदनी का तकरीबन 75% हिस्सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। यानी रिवायती कर्ज देना अब बिल्कुल सेकेंडरी बन चुका है। बिल्कुल, बैंक स्टेट बैंक से सस्ता पैसा उठाता है और हुकूमत को थोड़े बेहतर रेट पर दे देता है। वो जो बीच का मार्जिन है, जब उसे 2.5 ट्रिलियन के वॉल्यूम पर ज़रब दी जाती है तो आमदनी आसमान को छू लेती है। मेक सेंस। लेकिन अगर हम डिपॉजिट्स की तरफ देखें तो इंडस्ट्री में डिपॉजिट्स की ग्रोथ बहुत सुस्त रवि का शिकार लग रही है। हाँ, ये एक वार्निंग साइन है। एबीएल का कासा रेशियो यानी करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जहां बैंक को जीरो या ना होने के बराबर सूद देना पड़ता है, वो कंप्लीटली स्टैग्नेंट है। और मैंने देखा है कि डोमेस्टिक करंट अकाउंट्स में तो मामूली कमी भी आई है। जो कि खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मतलब है उनका सस्ता पैसा ड्राई अप हो रहा है। इसकी बड़ी वजह महंगाई है। लोगों की बचत करने की सलाहियत खत्म हो रही है। सही बात है। जब पैसा बिजली के बिल और राशन पर लग जाएगा तो बैंक में क्या बचेगा? तो इस सिचुएशन में बैंक करता क्या है? बैंक के पास 2 रास्ते बचते हैं। या तो वो महंगे टर्म डिपॉजिट्स लॉन्च करें जिन पर 15-20% का फिक्स मुनाफा देना पड़े, या फिर वही ओएमओ बोरोइंग्स करें जिन पर हमने बात की। और उन्होंने ओएमओस का रास्ता चुना। अच्छा, एक और चीज, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ मार्कअप आमदनी तो नहीं होती, नॉन मार्कअप आमदनी का क्या हाल है? वहाँ एक मिक्स तस्वीर है। कमीशन और डिविडेंड इनकम बड़ी तेजी से बढ़ी है, जो उनके सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के इफेक्टिव होने का सबूत है। लेकिन शायद फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज की फरोख्त में आमदनी गिरी है। हाँ, और इसकी वजह सीधी सी है। फॉरेन एक्सचेंज बराह रास्त मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। आजकल हालात की वजह से ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम ही श्रिंक हो गया है। इंपोर्टर्स एलसीज नहीं खोल रहे। तो जब ट्रांजैक्शंस ही हाफ रह जाएं तो बैंक का मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सिक्योरिटीज की फरोख्त से आमदनी इसलिए कम हुई क्योंकि अभी बैंक्स बाय ऑन होल्ड मॉडल पर काम कर रहे हैं। वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के बजाय उन पर रेगुलर मार्कअप यील्ड एंजॉय कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। लेकिन एक और सवालिया निशान है। बैंक के इंतजामी अखराजात यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आम महंगाई की शरह से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। देखने में लगता है कि खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि ट्रेडिशनल लेंडिंग तो हो नहीं रही। बैंक इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी और नई ब्रांचेस पर बहुत अग्रेसिव सरमायाकारी कर रहा है। आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सर्वर्स और मोबाइल ऐप अपग्रेड्स पर भारी रकम चाहिए होती है। यानी ये फ्यूचर प्रूफिंग की जा रही है। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने। आज का ये आउटसाइज खर्चा दरअसल आने वाले वक्त में उनकी मार्केट शेयर और एफिशिएंसी को महफूज रखने का प्रीमियम है। अच्छा, अब इस सब को अगर हम थोड़ा इकोनॉमी के मैक्रो लेवल पर देखें, अगर बिजनेसेस बैंक से कर्ज नहीं ले रहे तो इसमें सिर्फ बैंक का कसूर नहीं है। बिल्कुल नहीं। कारोबारी तबका खुद भी नए कर्जे लेने से गुरेज कर रहा है। जारी आलमी गैर यकीनी हालात और मुल्क की इकोनॉमी की वजह से। हाँ, जब एक फैक्ट्री ओनर को यही नहीं पता कि अगले 6 महीने में डिमांड क्या होगी या एनर्जी की कीमत क्या होगी, तो वो एक्सपेंशन के लिए अरबों रुपए का लोन क्यों लेगा? सही। इस एहतियात की वजह से जब बैंक के पास लेंडिंग के एवेन्यूज नहीं बचते तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट को दे देता है। लेकिन इस महीने स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में इजाफा भी तो कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो 2 टेक्निकल टर्म्स बहुत अहम हो जाती हैं।
रीप्राइसिंग ऑफ एसेट्स और टेनर मैनेजमेंट। आसान अल्फाज में ये क्या होते हैं? रीप्राइसिंग ऑफ एसेट्स का मतलब है बैंक कितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नए बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, और टेनर मैनेजमेंट? वो बैंक की स्ट्रैटेजी है कि वो लंबी मुद्दत के बजाय 3 या 6 महीने के छोटे कागजात में पैसा लगाता है। जैसे ही बॉन्ड मैच्योर होता है, पैसा वापस मिलता है और बैंक उसे नए हाई रेट पर रीइन्वेस्ट कर देता है। स्मार्ट। लेकिन इन सब रिस्क्स और गैर यकीनी हालात में एक सरमायाकार को तो टेंशन होगी। क्या ये बैंक वाकई महफूज है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एबीएल का कवरेज रेशियो 105% पर है और इन्फेक्शन रेशियो बहुत बेहतर सतह पर है। इन टर्म्स का आसान तर्जुमा क्या है हमारे सुनने वालों के लिए? इन्फेक्शन रेशियो का मतलब है कि जो टोटल कर्ज दिए गए थे, उनमें से खराब या डिफॉल्ट होने वाले कर्जों की तादाद कितनी है। एबीएल का ये रेशियो प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है। और कवरेज रेशियो? 105% कवरेज का मतलब है कि अगर कोई कर्ज डूब भी जाता है, तो बैंक ने उस मुतवक्का नुकसान को कवर करने के लिए 105% रकम पहले से रिजर्व कर रखी है। तो सीधी सी बात है, चाहे बैंक आम बिजनेस करे या ना करे, इकोनॉमी जहां भी जाए बैंक का पहिया घूम रहा है और शेयर होल्डर्स खुश हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सिक्योर सॉवरेन लेंडिंग से बेहतरीन मुनाफा कमा रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में उनकी इस एडेप्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट को वाकई एक्सेप्शनल माना जाता है। जरूर, लेकिन आखिर में मैं गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर इस मुल्क के तमाम बड़े बैंक्स अपना सारा पैसा और ध्यान सिर्फ हुकूमत को कर्ज देने पर लगा दें, क्योंकि वहां मुनाफा और तहफ्फुज है, तो मुल्क में नए कारोबार, फैक्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर की तरक्की के लिए सरमाया कहां से आएगा? ये वाकई एक बहुत परेशान कुन बात है। बिल्कुल। क्या आने वाले वक्तों में इसका असर हमारी आम मईशत पर पड़ेगा? ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर सबको सोचना चाहिए। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी पसंद के टॉपिक्स या उन कंपनीज के नाम तजवीज़ करें जिन पर आप रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अहम माशी इशारों पर गौर जारी रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Like and subscribe.